स्टडी एमसीक्यू एनएम पे आपका स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं वो एसपीडी का हम देखेंगे, जीके जीएस, वो प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास 1 होगा। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में काम आएगा आपको। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, कोई भी में हो उसमें सभी में काम आएगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं हम इतिहास का क्वेश्चन। सबसे पहले है ये सामान्य अध्ययन है इतिहास का। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। भीम बेटी का प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीम बेटी का प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र हेतु। भीम बेटी का कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीम बेटी का कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर दबा के कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बेगाजकोई अभिलेख या एशिया माइनर। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। मानव सबसे पहले प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता था आद ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों को मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का बृहत स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बृहत स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार यानी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज किया राखलदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किया राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किया दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन।
हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज था मातृतत्त्वात्मक। हड़प्पाई समाज था मातृतत्त्वात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य बताया गया है? गाय को। याद रखिएगा आप लोग, ये जो है अभी हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं, ये आप इससे पहले बेहतर होगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां आपको हम जो अगला दिन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा उससे पहले वो टास्क दे दिए रहेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, बुक खरीद के वही पढ़ लीजिएगा। और जब हम रिकॉर्डेड डालेंगे तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारा का सारा आगे आगे याद हो जाएगा। जब हम बोलेंगे क्वेश्चन आपको अपने से आंसर बताते जाना है, पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। याद रखिएगा। लूसेंट का भी हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं। एक लूसेंट का भी रहेगा और SPD का भी रहेगा और सेट रोज रहेगा, बिहार पुलिस का भी, बिहार दरोगा का भी आने वाले दिन से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू। आर्यों भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ था संस्कृत भाषा था और पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्य का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्य का समाज था पितृप्रधान। आर्य का समाज था पितृप्रधान। वेद व वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त है 1028। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त है 1028। ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलन करता कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1/3 बार, यानी 3 बार। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर कहा गया है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल में ऋचाओं की कहलाती है खेल। 8वें मंडल में ऋचाएँ कहलाती हैं खेल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल।
ऋग वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां मंडल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंध विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। सामवेद को उच्चारण करने वाले उद्गता और यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले अध्वर्यु। सामवेद के उच्चारण करने वाले उद्गता और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले अध्वर्यु। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18, जिसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसके अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। पुराणों के संकलन करता है लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन पर आधारित। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन पर आधारित। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और सांख्य दर्शन का कपिल। न्याय दर्शन का गौतम और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है तो योग के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। योग के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या है 108, जिसमें 13 प्रमाणिक है। उपनिषद की संख्या 108, जिसमें 13 प्रमाणिक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। अगले दिन से टाइम शेड्यूल रहेगा, जो आज जितने बजे आज मिला आपको वीडियो, उतने ही बजे आपको कल भी मिलेगा। सब दिन शेड्यूल यही रहेगा। और याद रखिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम भी बता देंगे। और वहाँ से पहले आप टास्क पूरा कर लीजिएगा। जो कल होगा वो आज ही पढ़ लीजिएगा और उसके बाद कल वीडियो देखिएगा तो सारा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर दबा के कीजिएगा।